चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। अब हमारा आज का अगला जो टॉपिक है दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज़, इधर ध्यान दे चुपचाप, भाड़ में वो इधर ध्यान दे, हमको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन जैसे कि लास्ट टाइम पे भी आपको याद होगा, पहले हम लोग ने पढ़े थे सेल्फ इंडक्शन, फिर उसके मदद से पढ़े थे हम लोग ने सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। तो वही आप यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन ऐसा किया गया है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। जो करंट के अंदर बदलाव आएगा वो कहाँ बदलाव आएगा, नेबरिंग कॉइल के अंदर आएगा। अब देखो जैसा एक अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट, ये क्या है, सेकेंडरी सर्किट, या इसको हम कहेंगे फर्स्ट कॉइल, इसको कहेंगे हम सेकंड कॉइल। अब ऐसा है कि देखो अगर मैं यहाँ से ये स्विच के को क्लोज करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ से करंट दौड़ना चालू हो जाएगा प्राइमरी कॉइल में से। प्राइमरी कॉइल में से क्या दौड़ना चालू हो जाएगा, करंट। अब ये जब करंट दौड़ना चालू होगा, अब देखो ये पूरे सीन को, पूरे सिचुएशन को हम अल्ट्रा स्लो मोशन में इमेजिन करते हैं, क्योंकि ये सब जो होगा बहुत तेज़ी से होने वाला है इन रियलिटी, बट हम जो है उसको स्लो मोशन में स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही मैंने ये की को क्लोज किया, मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में हल्का सा एक डिफ्लेक्शन आया, वापस से ज़ीरो पे हो गया। हल्का सा डिफ्लेक्शन आया, वापस से ज़ीरो हो गया। ऐसा हुआ क्या कि थोड़ी देर के लिए इसमें डिफ्लेक्शन आया था, थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन आया था, फिर वापस से ज़ीरो हो गया। मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ कोई कनेक्शन है आपस में, कोई है क्या बाहर, आवाज़ आई क्या, क्या कोई कनेक्शन है कि ये सर्किट में और ये सर्किट में डायरेक्ट कोई वायर जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है क्या आपको? कोई वायर जुड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर फिर जब मैंने यहाँ की को क्लोज किया तो क्या हुआ ऐसा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, यहाँ कैसे कि करंट आ गया। तो सीन ऐसा था, जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया, बैटरी ने यहाँ पर करंट देना चालू करी, वो करंट स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होने लगा। बैटरी जो करंट दे रही थी इट वाज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग फॉर्मेट में था। तो बैटरी ने जो करंट दिया इट वाज इंक्रीजिंग स्टेप बाय स्टेप। तो वो जो करंट यहाँ प्राइमरी कॉइल में से फ्लो हो रहा है, इसको क्या कॉइल बोलते हैं बेटा हम लोग, प्राइमरी कॉइल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी कॉइल। तो जो करंट प्राइमरी कॉइल से फ्लो हो रहा है वो भी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होगा, और वो अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि करंट बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है, धीरे 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 करंट बढ़ रहा है यहाँ प्राइमरी कॉइल में का, तो इसी वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है ना, धीरे धीरे। अब वो बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों पे असर करेगी, तो बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड वो दो चीज़ों पे असर करेगी। एक तो खुद उस कॉइल पे जिसने उसको पैदा किया है, जिस फिनोमिना को हम कल के दिन स्टडी कर चुके हैं, उसे सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। और दूसरा उसके आसपास में अगर कोई कॉइल रहा, जैसे कि ये है ना, उस पे भी वो असर करेगी। बात समझ में आ रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, प्राइमरी कॉइल। अरे बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, प्राइमरी कॉइल। कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इंक्रीजिंग। अभी स्विच क्लोज करेंगे तो इंक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपन बोलते हैं ना, अपनी गौरन लैंग्वेज बोलते हैं सपड़ में, सपड़ में आ जाना, है ना। तो इन दैट वे अगर मैं कहूँ कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बाय प्राइमरी कॉइल, उसके सपड़ में अगर सेकेंडरी कॉइल भी आ गई, है ना, सपड़ में मतलब कांटेक्ट में तो उसके कांटेक्ट में अगर सेकेंडरी कॉइल आ गया तो वहाँ पर भी क्या जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। और बाद में क्या होता है, जब यहाँ का बैटरी का करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया, बैटरी का करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया, आ गया भाई मैक्सिमम लेवल पे, हो गया, खत्म, खल्लास, फिनिश, है ना। अब करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो क्या कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। आई बस में। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी।
और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड धतूरा कुछ देती क्या? नहीं। तो भैया कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें क्या से मिलता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसी कारण से अब सेकेंडरी कॉइल में कोई इंड्यूस करंट पैदा नहीं होता और थोड़ी देर के बाद वो जीरो हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं स्विच को ओपन करता तो फिर से मुझे यहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता। बट ऑन द अदर साइड, अगर पिछली बार डिफ्लेक्शन हुआ था राइट साइड में, तो अब वो कहां होगा? लेफ्ट साइड में। तो ऐसा क्या सीन हुआ कि जब आपने स्विच ओपन किए, ये स्विच को ओपन किए, करंट रेड्यूस हुआ स्टेप बाय स्टेप 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। मैग्नेटिक फील्ड भी रेड्यूस हुई। अब उसके कांटेक्ट में कौन कौन आया? खुद वो कॉइल जिसने उसको जनरेट किया और साथ ही साथ उसकी जो विसिनिटी में अराउंड में ये सेकेंडरी कॉइल था वो भी उसके कांटेक्ट में आ गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स उसके एसोसिएटेड चेंज हुई तो सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया, और अब इसलिए उसने डिफ्लेक्शन बताया। बट पिछली बार ईएमएफ मतलब जो फ्लक्स था वो इंक्रीज हो रहा था, अब इस बार डिक्रीज हो रहा है ना। अब आपको मालूम है कि ये हमेशा उसको अपोज करता, तो इंक्रीज जब हो रहा था फ्लक्स तो उसको अपोज करने के लिए इसने ईएमएफ जनरेट किया होगा, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जब डिक्रीज हो रहा तो उसको इंक्रीज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट किया होगा उसने, डिक्रीज करने के लिए। तो अब हम लोग कहेंगे इस तरह से यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है। ओके ठीक है, चलो मान लिया। तो अब ऐसा है कि यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या जनरेट हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड कॉइल, क्योंकि देखो अभी जब मैं बोला ना फ्लक्स, है ना, फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो जनरेट करेगा फर्स्ट कॉइल, प्राइमरी कॉइल जो जनरेट करेगा, उसका असर कितने लोगों पे पड़ने वाला है? कितने कॉइल्स पे पड़ने वाला है? 2, है ना। एक खुद वो कॉइल जिसने उसे जनरेट किया, और दूसरा कॉइल जिसके विसिनिटी में है, आसपास है उसके। तो इसीलिए यहाँ प्रॉपरली मेंशन करना ज़रूरी होता है आप किस कॉइल की बात कर रहे हैं, किस कॉइल में फ्लक्स आ रहा है, किसका बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। अच्छा देखो यहाँ पे हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल। जितना ज़्यादा करंट यहाँ फ्लो होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ इसके साथ लिंक होगी, है ना। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर फिर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगी जिसको मैं m से इंडिकेट कर रहा हूँ। पिछली बार भी ऐसी कुछ लिए थे ना अपन ने, तो इस बार कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप m से इंडिकेट कर रहे हैं। अब ऐसा है जहाँ पर वेयर कैपिटल M इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पूरा बंद करो, अब मैंने क्या बोला था, टाइम पे आया करो। कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। जहां पर M क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अलीजा इधर आके बैठो, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, या इधर आ जाओ, वो रास्ते में जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो अब चलो ठीक है, अब मैं कहूँगा इफ द सेकेंडरी कॉइल has N2 नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मान लो सेकेंडरी कॉइल के कुछ N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, देन N2 इज इक्वल्स टू, या N2 phi2 1 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर Mi1 लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, फिर मैं कहूँगा बाय फैराडेज लॉ, बाय फैराडेज लॉ
induced EMF in the second coil due to the first coil. Induced EMF in the second coil due to the first coil is minus d by dt of phi 2 1. Induced EMF in the second coil due to the first coil is minus d by dt of phi 2 1. ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore E21 is equals to phi 2 1 की ये वाली इक्वेशन डालो from 1 minus d by dt of m into I1. Therefore E21 is equals to minus m di1 upon dt. इन मैग्नीट्यूड, अगर इसी इक्वेशन को भैया हमें मैग्नीट्यूड में लिखना है तो E21 इज इक्वल्स टू m di1 अपॉन dt. ठीक है, चलो मान लिया. Therefore m इज इक्वल्स टू di1 अपॉन dt. अब देखो यहाँ पर अगर प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? E21 के बराबर हो जाएगा, है ना. अगर भाई di1 अपॉन dt 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो E21. तो इस पे बेसिस पे मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का अब डेफिनेशन बना सकता हूँ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस देन? द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल. अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी बोलना नहीं चाहते, इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, है ना. ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल. अगर आप फिर प्राइमरी सेकेंडरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा कंपलसरी नहीं है ना. आप चाहे तो बैटरी इधर भी लगा सकते, गैल्वेनोमीटर उधर भी लगा सकते, उससे तो कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला, सिस्टम एक जैसे ही वर्क करेगा. तो मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर तरीका क्या है, नेबरिंग वर्ड इस्तेमाल करो, प्राइमरी सेकेंडरी का वर्ड इस्तेमाल मत करो. तो फिर मैं कहूँगा हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड equal to induced EMF in a coil due to unit rate of change of current in the neighboring coil due to unit rate of change of current in the neighboring coil. अच्छा ठीक है, चलो माना due to unit rate of change of current in the neighboring coil. फिर इसका SI यूनिट क्या आएगा? वही आएगा कि जो कि आपके किस चीज़ का था, सेल्फ इंडक्टेंस का था, यानी कि हेनरी. डायमेंशन क्या रहेगा? वही रहेगा जो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या था भैया? M1 L2 T-2 A-2. एग्जाम में आ चुका है ये. हाँ, डायमेंशन पूछ चुका है म्यूचुअल इंडक्टेंस का. उसने डायमेंशन दिया था, पूछा था किसका है. M1 L2 T-2 A-2. वन टू के जगह आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट, यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल. NCERT थिंक शायद मुझे यहाँ तक याद है NCERT में प्राइमरी और सेकेंडरी का इस्तेमाल किया गया है, 1 और 2 का नहीं है. स्टेट बोर्ड में है 1 and 2. लेट मी चेक क्या बोलता है NCERT.
नहीं, वहाँ पर भी 1 और 2 का इस्तेमाल किया हुआ है। चलो लिखो आप जब तक। अब देखिए बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द सर्किट्स। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इट इज अ मेजर ऑफ पोर्शन ऑफ फ्लक्स दैट रीचेस कॉइल 2 विच इज इन विसिनिटी ऑफ कॉइल 1। देखो, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है? कॉइल 1, प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल ने या कॉइल 1 ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, वो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज़ उसी प्राइमरी कॉइल के अंदर समा जाती है या उसके अंदर इंटरेक्ट करती है। उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कॉइल या प्राइमरी कॉइल। अब क्योंकि हम जानते हैं खुद उसी ने उसको जनरेट किया, खुद उसी ने उसको जनरेट किया, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक होगी? उसी के साथ जनरेट होगी, क्योंकि वहीं पर है ना, वो प्रोडक्शन हाउस के नीचे ना, उसके अंदर वहीं रह रहा ना। ठीक है, अब मैं ये अगर काउंट करता हूँ, अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो या मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 1 ने जनरेट किया, उसमें से कितना हिस्सा कॉइल 2 तक पहुँचा है? कितना हिस्सा? 100% पहुँच गया, 50% पहुँचा, 60% पहुँचा, 70% पहुँचा, 90% पहुँचा, है ना। अपन ये परसेंटेज में बात करें, मगर ये फ्रैक्शन में होता है हमेशा। 1 2 तो नहीं सर, 1 से नीचे होगा, कोई भी फ्रैक्शन 1 के ऊपर नहीं होता है ना। तो भाई 1, 0.5, 0.2, 0.3 कितना पहुँचा उसमें से, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। उसे K से सिंबलाइज किया जाता है कि प्राइमरी कॉइल ने जितना फ्लक्स जनरेट करा, किसने? प्राइमरी कॉइल ने जितना फ्लक्स जनरेट किया, उसमें से सेकेंडरी कॉइल तक कितना पहुँचा। आई बस समझ में? ये सीधी सीधी बात है। अब ऐसा है, हम ये जानते हैं कि भाई जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ तक पहुँचेगा सेकेंडरी कॉइल पे, तो ऑफ कोर्स जाहिर बात है उतना ज़्यादा क्या होगा उनके अंदर? म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। और जितना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में। अरे है ना। तो चलो इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ। बट मैं भी ये बात जानता हूँ कि जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जो सेकेंडरी कॉइल में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू द ईएमएफ ड्यू टू द करंट इन प्राइमरी कॉइल, वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। बोले कौन सी 2 बातों पे डिपेंड करता है? पहली बात कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, उतने ज़्यादा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरी बात, मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल ने जनरेट किया है, उसमें से कितना हिस्सा सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचा है, यानी कि K∅1। ये समझ में आया क्या बेटा आपको? जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा ड्यू टू द प्राइमरी कॉइल, वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। दूसरी पहली बात क्या रहेगी? नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। हाँ या ना? है ना। और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल ने जो पैदा किया, वो सेकेंडरी कॉइल तक पहुँचेगा, उतना ज़्यादा भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। बोले ये भी बात सही है, बिल्कुल। मगर ऐसा है, हम तो ये जानते हैं कि भाई आपका जो फ्लक्स जो पहुंच रहा है, ये फ्लक्स ∅1 कौन है? ये ∅1 क्या है? जो प्राइमरी कॉइल जनरेट कर रहे हैं। फ्लक्स ∅1 क्या है? जो प्राइमरी कॉइल जनरेट कर रहा है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहे, तो वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर सकेगा। ये ∅1 मतलब क्या है? फ्लक्स जनरेटेड बाय प्राइमरी कॉइल। K∅1 का मतलब क्या है? फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, कि सेकेंडरी कॉइल तक कितना पहुंचा। अकेले इस पर मैं उंगली डाल रहा हूं, तो ये क्या है? आपका फ्लक्स जनरेटेड बाय द प्राइमरी कॉइल। और K∅1 का मतलब क्या? फ्लक्स वो जो आपका पहुंचा है सेकेंडरी कॉइल तक, या लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब ऐसा है कि फिर अगर ऐसी बात है, तो फिर मैं ये फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, E21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 इंटू K N1।
है ना। या फिर आप थोड़ा अच्छे से लिखना चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं के N1 मल्टीप्लाई बाय N2, है ना, के N1 मल्टीप्लाई बाय N2। अच्छा ठीक है, चलो अब ऐसा है, आपको याद होगा सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड पढ़े थे आपने, ज़रा उसका फॉर्मूला खंगालो तो देखो तो। सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड, कोई भी फॉर्मूला चलेगा, एनसीईआरटी का भी चलेगा, उसका भी चलेगा, स्टेट को बोर्ड का भी। कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन स्क्वायर ए, क्या है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, है ना, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ यार, नंबर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर को। अगर आपने वो वाला फॉर्मूला देखा है जो एनसीईआरटी, वो तो क्लियरली समझ में आ जाता, वहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन वो कुछ ऐसा है ना स्मॉल एल, तो वहाँ तो डायरेक्टली समझ में आ जाता। तो यार सेल्फ इंडक्टेंस तो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ लिख सकता देयरफॉर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ l, हाँ या ना, है ना, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर n1 इंटू n2 जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, अंडर रूट ऑफ l1 इंटू l2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो भाई मान लिया। मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को देख रहा हूँ, फिर बाद में मैं इसको लिखूंगा देयरफॉर E21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अब N1 इंटू N2 के जगह मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, है ना। अब N1 इंटू N2 की जगह ये लिख दिया मैं। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर आप 2 पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई, ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, दैट इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, है ना। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 निकल के आई, तो उसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो m इज इक्वल्स टू अंडर रूट इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। ये मेरे पास जो नज़र आ रहा है एक रिलेशन हो जा रहा है बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, है ना। अगर मान लो मैंने जो 2 कॉइल्स का इस्तेमाल किया, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, हर हाल में बनावट उनकी एक जैसी है, ज्योमेट्री उनकी पूरी एक जैसी, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, मटेरियल, फटेरियल सब सेम है। तो इन दैट सिचुएशन मैं ये कह सकता हूँ कि भाई L1 और L2 दोनों भी कैसे हुए बेटा, सेम हुए। तो उसके जगह पे सिर्फ आप L भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो m इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ L का स्क्वायर, या फिर m इज इक्वल्स टू जस्ट k इंटू L, या फिर k इज इक्वल्स टू m बाई L, हाँ या ना, है ना। तो देखो यहाँ पे इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मेरे पास एक और फॉर्मूला आया, मगर ये फॉर्मूला सिर्फ कब लागू है, जब L1 और L2 कैसे होंगे, सेम होंगे। अब कौन बताएगा मुझे उसका यूनिट क्या रहेगा फिर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अरे भैया वो तो दोनों इंडक्टेंस है ना, ऊपर और नीचे, है ना, तो कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं, फ्रैक्शन है यार, वो तो सिर्फ फ्रैक्शन होता है ना, है ना। कितना हिस्सा इसमें कपल हुआ है, अगर मान लो 0.5 मतलब जितना फ्लक्स जनरेट हुआ प्राइमरी कॉइल में, उसका आधा हिस्सा किसके पास गया, सेकेंडरी कॉइल, है ना। ये चीज़ें चलो लिख लो, अब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अब इसके बारे में। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। ओके देखो केस 1, मान लीजिए आपके पास कोई इमेजिनरी सिलेंडर है, मैं इमेजिनरी बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं होना ज़रूरी नहीं है इसका। एक बार वायर को इस तरह से लपेटा गया, ये प्राइमरी कॉइल,
और दूसरी जगह से एक और वायर को ऐसा लपेटा गया। मतलब एक ही जगह पे दोनों वायरों को लपेटा गया है। मतलब ऐसा मान लो कि ये प्लास्टिक का रॉड है, इस पे एक कॉइल लपेटा गया, इधर से प्राइमरी कॉइल निकाला, उसी जगह पे दूसरा कॉइल लपेटा गया और यहाँ से सेकेंडरी कॉइल निकाल लिया। ऐसे सिचुएशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है वो 1 होता है। ऐसे सिचुएशन में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है? 1 होता है। वहीं केस सेकंड, अगर ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे से कुछ फासले पर है, एक दूसरे से कुछ फासले पर है, जैसे जितना डिस्टेंस है इनके बीच में थोड़ा सा, तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा मगर 1 से छोटा ही रहेगा। 1 से क्या रहेगा? कम। Whereas केस थर्ड, द लास्ट केस, सिचुएशन अगर ऐसी है कि भैया अब देखो आप, द लेंथ ऑफ द कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, इस मामले में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 है। इस मामले में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या रहता है? 0, है ना। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, सिंपल देखो, यहाँ से जो जनरेट हो रहा है ऐसा जा रहा हो, है ना, वो लिंक ही नहीं हो पा रहा उसके साथ, तो ये मामले में आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 होता है। Calculation of mutual inductance between two coils. Calculation of mutual inductance between two coils. अब कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, कॉइल 1 कॉइल 2 करके ऐसे दो रहेंगे अलग अलग शेप के, तो उसके बीच में जो रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो, जनरल फॉर्मूला, बाद में वही फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना है। ओके, थोड़ी देर पहले की बात है, आपको अगर याद होगा, हमने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का एक फॉर्मूला देखे थे, N2∅2 इज इक्वल्स टू MI1 या ∅2∅1, है ना, N2∅2। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, यही इस बीच वाले सेक्शन में लिखा था मैंने, देखो थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने। म्यूचुअल इंडक्टेंस जब लिखाया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो, उसका डिस्क्रिप्शन देखो, दिखा वहाँ, देखो पहले अपन ने लिखे थे ∅2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, फिर बाद में ∅2∅1 इज इक्वल्स टू MI1, फिर मैंने कहा कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहा तो N2∅2 इज इक्वल्स टू, है ना, यही वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर m इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं आप, N2∅2∅1 अपॉन I1। देखो m इज इक्वल्स टू N2, देखो ∅2∅1 मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल, ड्यू टू द करंट इन द फर्स्ट कॉइल, और भी बेहतर कहूँ तो इसका फॉर्मूला रहेगा B1 इंटू A2 अपॉन I1। अब आप बोले अरे नहीं सर B2 इंटू A2 होना, अरे नहीं रे बेटा, B1 बोले तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, किसकी, प्राइमरी कॉइल। अरे देखो ना, ये देखो यहाँ करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है ना I1, हाँ,
करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रहा है ना, इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया ना इस जगह पे, सेकेंडरी कॉइल के जगह पे। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होगी, B1। B1 ये बता रहा है, ये दर्शाता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी कॉइल की है। पैदा करने वाला कौन, प्राइमरी कॉइल, उसने पैदा किया उसको, और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्राइमरी कॉइल की है। अच्छा, किसके साथ अटैच हुई वो, सेकेंडरी कॉइल के साथ। सेकेंडरी कॉइल का एरिया कितना होगा, मान लो A2, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला, इससे सब कुछ बनने वाला है आगे का कॉम्बिनेशन का। अगर तुमको ये आता है, तुमको कॉइल्स की फॉर्मूले याद है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का, देखो कितना लिंक्ड है सब कुछ। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द टोरॉइड, ये सब अगर तुमको मालूम है तो आप ये इजीली कर सकते हो। फिर ये याद रखो पहले। हाँ, अब चलो यहाँ पर आगे बढ़ते अपन। तो ये तो हो गया हमारा जैसा। अब पहला जो अब मैं देखने जा रहा हूँ, फर्स्ट इसमें मैं देख रहा हूँ कॉइल एंड कॉइल कॉम्बिनेशन। कॉइल एंड कॉइल कॉम्बिनेशन, बोले कॉइल एंड कॉइल कॉम्बिनेशन, जी हाँ। मेरे पास ये एक कॉइल है जो करंट I1 कैरी कर रहा है, जिसका रेडियस R1 है। उसके अंदर मौजूद है एक और कॉइल जिसका रेडियस R2 है। R1 रेडियस वाला कॉइल प्राइमरी कॉइल है और ये कॉइल आपका सेकेंडरी कॉइल है। ओके, ये कॉइल आपका क्या बेटा, सेकेंडरी कॉइल है। अब ऐसा है, मुझसे पूछा जाए कि भाई बताना इंड्यूस्ड EMF कितना जनरेट होगा इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर। सेकेंडरी कॉइल मतलब अंदर वाला कॉइल है ना। मान लो कि जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया तो भैया करंट I1 यहाँ से फ्लो होने लगा, जो वैल्यू बढ़ती हुई वैल्यू का था वो I1 चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। सेकेंडरी कॉइल जो है, जो अंदर वाला छल्ला है, वो भी क्या है, उसी के अंदर उसमें इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। तो भाई बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा। अब ये फॉर्मूले को फॉलो करो, देखो M = अगर मैं बोलूँगा कि इट हैज़ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है कुछ, तो मैं बोलूँगा N2 मल्टीप्लाई बाय। अब याद करो पिछले जन्म की बात है, अरे पिछले जन्म की नहीं है ना, कुछ वक्त पहले की बात, आपने चैप्टर पढ़े थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एक सर्कुलर रिंग के सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होती है, μ0I/2r। भूल गए, याद ही नहीं, तुमने करे नहीं। μ0I/2r, μ0I/2r। अच्छा, अगर इसके अंदर कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो μ0NI/2r। ये देख, करंट I इसमें से फ्लो हो रहा है और इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, वही फॉर्मूला मैं यहां लगा रहा हूं, है ना। यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, μ0, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0 N1I/2 टाइम्स ऑफ R1 मल्टीप्लाई बाय A2, जो कि क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन I1 मल्टीप्लाई बाय A2, है ना, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन I1। अब देखो क्या हुआ, I1 और I1 हुआ कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता फिर यहाँ पे, μ0 N1 इंटू N2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R1, है ना। μ0 N1 इंटू N2, पाई कहाँ से आ गया इसमें, अच्छा वो पाई R स्क्वायर का पाई, हाँ देखो पाई होना ज़रूरी था यहाँ पे, μ0 पाई R स्क्वायर, ये होना ज़रूरी था, ये आ जाएगा 2R1। तो ये हो गया कॉइल एंड कॉइल का अरेंजमेंट। चलिए नेक्स्ट, अगला है सोलेनॉइड एंड सोलेनॉइड कॉम्बिनेशन। सोलेनॉइड एंड सोलेनॉइड
कॉम्बिनेशन। बोले ये कैसे होगा? ये एक सोलेनॉइड है, उसी के अंदर एक और सोलेनॉइड है। नंबर ऑफ टर्न्स सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। तो सोलेनॉइड एंड सोलेनॉइड कॉम्बिनेशन। फिर से उठाओ यही वाला बेसिक वाला फॉर्मूला, M इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंड कॉइल, है ना, सोलेनॉइड B1। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या है? म्यू जीरो स्मॉल ni, स्मॉल n बोलते नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि N1 अपॉन L1 इंटू I1 इंटू A1 पाई A2 सॉरी ना, पाई R2 का स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका, इंटू I1। फिर क्या हो जाएगा? I1 हो गया कैंसल। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? फिर म्यू नॉट पाई N1 N2 अपॉन R2 का स्क्वायर अपॉन L1। म्यू नॉट पाई N1 N2, अच्छा वो एरिया लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना, डायरेक्ट R2 का स्क्वायर अपॉन, या डायरेक्ट एरिया भी चलेगा वहाँ पर, पाई R2 के स्क्वायर की जगह। आया समझ में? ये हुआ सोलेनॉइड एंड सोलेनॉइड का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब अपने आप होता हो। अगला फॉर्मूला कहीं नहीं मिलने वाला। बस एक क्वेश्चन आया तो उसकी वजह से मैंने फॉर्मूला बनवा दिया यहाँ पे, सोलेनॉइड एंड कॉइल कॉम्बिनेशन। मतलब भैया क्या है, ये सोलेनॉइड है इस तरह से, और एक कॉइल है इस तरह से, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सोलेनॉइड के क्रॉस सेक्शन के साथ पैरेलल है। मतलब अगर सोलेनॉइड ऐसा आ रहा है तो कॉइल भी ऐसी चाहिए। अब बताओ भैया क्या रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस? निकालो फिर से वही वाला फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंड कॉइल, मतलब कॉइल सेकेंडरी, मतलब कॉइल की बात चल रही। यहाँ करंट कौन पैदा करेगा, या कौन किस में करंट फ्लो हो रहा होगा? सोलेनॉइड में। करंट किस में फ्लो हो रहा होगा? सोलेनॉइड में। यानी सोलेनॉइड यहाँ पर क्या है? प्राइमरी है, और कॉइल यहाँ क्या है? सेकेंडरी है। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ काय में पैदा होगा? कॉइल के अंदर, सेकेंडरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? चलो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी हाँ है, मल्टीप्लाई बाय B1 बोले तो कौन? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाले उसकी, तो बोले ये तो वो है, सोलेनॉइड है। तो बोले भैया उसका क्या आ जाएगा? म्यू क्या रहे हो? म्यू जीरो N1 अपॉन L1 इंटू I1 इंटू एरिया, फिर से पाई R स्क्वायर, R2 का स्क्वायर अपॉन आपका क्या हो जाएगा? I1। कैंसल हुआ। फिर ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 का स्क्वायर अपॉन L, मतलब वही आ रहा है वो जो सोलेनॉइड टू सोलेनॉइड को कॉम्बिनेशन का आया था, वही आया सोलेनॉइड कॉइल का कॉम्बिनेशन का।
चलो हुआ बेटा, करो फास्ट। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना तुम्हारी, इसलिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो ऑलरेडी पहले भी हो चुका है, बट इसमें देखो ट्विस्ट आने वाला है एक। कैसा, देखो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान दे बेटा सब लोग। केस 1, अगर कोई इंडक्टर इस तरह से कनेक्टेड है तो यहां पर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना आएगा, L1 प्लस L2। डायरेक्ट ऐड होगा, ये मैंने नोट में लिखाया था कल, है ना। मगर देखो भैया अब ट्विस्ट, केस सेकंड। करंट आए, इसमें से फ्लो होता हुआ गया और इसमें से फ्लो होता हुआ जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। इसमें इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है। यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो आपका L इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M। L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M। अब देखो क्या हुआ, क्या, हाँ क्योंकि देखो ये इस तरह से हुआ ना, एक कॉइल सोलेनॉइड के फॉर्म में है ये। अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा ये इसके साथ भी लिंक होगा, है ना, और इसके साथ लिंक होने के वजह से वो आपका ट्वाइस M आया। तीसरा केस थर्ड, करंट यहाँ से आया, इंडक्टर L1 से गया, फिर घूम फिर के इंडक्टर के इधर साइड से एंड से वापस आया और इधर आगे गया। देखो अगर इस कंडक्टर में करंट क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर यहाँ से करंट क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ से करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कीपिंग दैट इन माइंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब बताओ इक्विवेलेंट क्या इंडक्टेंस होगा, L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस M। L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस M। क्या बोल रहे आप, नहीं क्या बोल रहे आप, ये ट्वाइस M, हाँ दोनों कंबाइंड रहेगा। इसीलिए वो क्या होगा कि देखो ये जो जनरेट करेगा M1 इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये इधर जो जनरेट करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस M2, मगर वो दोनों की वैल्यू कैसी रहेंगी, सेम, तो इसीलिए वो ट्वाइस M हो गया। नेक्स्ट अब आएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ये केस 1 में ना एक यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में k इक्वल्स टू 0। अब आप सोच रहे होंगे सर ये यहाँ पर भी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा होना चाहिए ना, है ना। ये एक्चुअली ये जो सिचुएशन होती है ना कि आप सिर्फ ये इतना पार्ट रहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 हो जाता है, ये तब होता है जब L1 और L2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। नहीं कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। अरे भाई इतना ज़्यादा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, समझ रहे ना खेल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा वो यहाँ नहीं पहुँच पा रही। तो उस सिचुएशन में मगर उनके बीच का डिस्टेंस अगर कम है तो एक दूसरे में इंटरफियर करेंगे वो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा हो जाएगा, फिर ये दो सिचुएशन लागू हो जाएगी। केस 1 k इक्वल्स टू 0। L1 L2 करंट I यहाँ से एंटर हुआ, दोनों भी सेम डायरेक्शन में बटा और आगे गया। तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। इफ़ यू रिमेंबर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। और यहाँ पर आपको याद होगा 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 आता, आगे कैलकुलेट करके ऐसा बनता हो। वंस अगेन यहाँ पर इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा नहीं हुआ इनके बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, कॉइल के बीच में का डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। केस सेकंड फिर से वैसा ही अरेंजमेंट है, मगर इस बार कॉइल के बीच में का डिस्टेंस मतलब k इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्या, मान लो ऊपर वाले करंट लूप में करंट क्लॉकवाइज है, नीचे वाले भी इसमें क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा L1 इंटू L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस m प्लस ट्वाइस m। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने जो वाइंडिंग्स किया है, वाइंडिंग मतलब वायरों को जो ऐसे घुमा घुमा के लपेटा ना, देखो ऊपर वाला वायर भी ऐसे घुमाया गया है, नीचे वाला वायर भी ऐसे घुमाया गया है। तो ऊपर वाले में से करंट भी ऐसा 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 होते हुए जाएगा, दोनों में करंट सेम सेंस में रोटेट होते हुए जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो इस तरह से, ये वाला भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड सेम सेंस में जनरेट करेगा। और अब आपका ये इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इस तरह से आएगा। अब मैं इस तरह इतना खास तौर से क्यों बता रहा हूँ कि वाइंडिंग इस सेंस में, क्योंकि देखो अगला केस थर्ड क्या होने वाला है ना। दिखने में एकदम सेम लगेगा, है ना। अब देखो क्या हुआ, ऊपर इधर ध्यान दे रहे, ऊपर वाले वायर को ऐसा लपेटा गया, नीचे वाले वायर को उल्टा लपेटा गया, समझा ना। देख ऐसा 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 ऐसा, नीचे वाले वायर को ऐसा उल्टा लपेट के लेके जा रहे हैं। देख ऊपर वाला क्लॉकवाइज जा रहा है ना ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो इसी कारण से यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज है, यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई होगी उसका डायरेक्शन ऐसा आएगा, और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई होगी उसका डायरेक्शन ऐसा आएगा। अब फिर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या रहेगा, L1 इंटू L2 माइनस m स्क्वायर L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस।
आया? लिख लो। चलो इधर ध्यान दीजिए बेटा, मैं एसी जनरेटर की थ्योरी ले रहा हूँ, बाकी सब कल न्यूमेरिकल्स एक साथ ले लूँगा मैं। एसी जनरेटर में आप क्या देखते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर एक कॉइल होता है, और फिर कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, आगे पीछे आगे ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, जिसके कारण इस वायर में जो कि इस कॉइल से जुड़ा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। यानी जो आगे जाके अगर किसी सर्किट से कनेक्ट किया गया तो उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना शुरुआत हो जाएगी। अब सवाल उठा कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, साथ ही साथ उस इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट का नेचर कैसा होगा, हमें वो प्रेडिक्ट करना है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, जल्दी ध्यान दो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं यहाँ जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये कॉइल को मैंने ऐसा बताया था। अब यहाँ इमेजिन करो वो कॉइल ऐसा है, एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे कॉइल ऐसा है। ध्यान दो, है एसी जनरेटर, देखो एसी अल्टरनेटिंग करंट जो अगला चैप्टर आने वाला है उसकी बुनियादी है, तो ध्यान दो अच्छे से। तो ये ऐसा आया हुआ है, जब ये ऐसा आया हुआ है तो मैं बोलूँगा टाइम कितना हो रहा है, बोले 0 सेकेंड्स। एरिया वेक्टर, मतलब जो एरिया वेक्टर आप बना रहे हैं इस कॉइल पे, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ आ रहा है, तो इनके बीच में का एंगल कितना हो जाएगा, 0। और जब ये कॉइल ऐसा घूमता है, आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर थोड़ा नीचे आ गया, तो एरिया वेक्टर ने कितना एंगल कवर किया, थीटा। अब अगर मैं कहूंगा कि कॉइल यूनिफॉर्मली गोल गोल घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहां से यहां वो टाइम टी में आया है, तो तुमको नहीं लगता तुम थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। एट दिस स्टेज, जब वो सेकंड ये वाली पोजीशन पे होगा, इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? आप लिखेंगे NAB cos थीटा। क्या होगा? NAB cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला है, याद आया ना? ठीक है, जैसे कि आपने देखा थीटा तो ओमेगा टी होता है, तो आप लिख डालो NAB cos ओमेगा इंटू टी। थीटा की जगह ओमेगा इंटू टी आ गया। ओके चलो भाई, मान लिया। अब आगे क्या? अब ऐसा है, बाय फेरेडेज लॉ हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। बाय फेरेडेज लॉ E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ये फेरेडेज लॉ के तहत हमारे पास फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, फाई की ये वैल्यू, फ्लक्स की जो ये वैल्यू है, उठा के इक्वेशन में उस जगह पे डाल देंगे। देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला बनेगा माइनस डी बाई डी टी NAB कॉस ओमेगा टी। NAB कॉस ओमेगा टी है ना। अब NAB कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा, वो क्या बनेगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा भी बाहर आएगा, है ना। तो वो हो जाएगा देयरफॉर E इज इक्वल्स टू माइनस NAB ओमेगा, नहीं माइनस नहीं, प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझा ना भैया? देखो NAB तो बाहर हो गया, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये ओमेगा आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ E इज इक्वल्स टू, ओमेगा को मैं लिखने वाला हूँ 2 पाई f NAB इंटू साइन ओमेगा टी। आया ना, है ना। अब ऐसा है, साइन ओमेगा टी को छोड़कर यहाँ सारी के सारी बातें कांस्टेंट है। FNAB ये सब क्या है, कांस्टेंट है। मैंने बोला ना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कांस्टेंट बोला था मैंने शुरू में ही। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो F कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स ये तो कांस्टेंट ही होते हैं, एक बार बन गया सर्किट असेंबल हो गया तो ये चीज़ें बदलती ही नहीं, कांस्टेंट। हाँ, टाइम कभी नहीं रुकता, तो टाइम आगे बढ़ता जाएगा, दैट्स वाई T वेरिएबल रहेगा तो ओमेगा टी भी वेरिएबल रहेगा।
तो भाई हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये वैल्यू है। अब एक बात बताओ बेटा मुझे, यहाँ पे तुमको नहीं लगता ये सब कांस्टेंट है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? साइन ओमेगा टी। जब साइन ओमेगा टी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। अच्छा, साइन, कोई भी साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। कभी भी वो 1 से ज्यादा नहीं होता। तो जब साइन ओमेगा टी ये इक्वल्स टू 1 होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, जिसको हम लोग E0 से इंडिकेट करते हैं, ट्वाइस पाई एफ एन ए बी। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, जिसको इंडिकेट किया जाता है 2 पाई एफ एन ए बी। ओके, अब याद रखना इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। तो अब ये इक्वेशन को थोड़ा सा आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ओके, अब जैसे ही ये इक्वेशन बनी तो साइन ओमेगा टी को देखकर मुझे ख्याल आया कि मैं यहां पर इसका ग्राफिकल नेचर बना सकता हूं कि ग्राफिकली ये कैसा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बोले वो कैसा बताएंगे आप? देखो, मैं एक टेबल बनाता हूं, एक जगह पे रहेगा ओमेगा टी और दूसरे में रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और आखिर में दोबारा 2 पाई। ये मैंने एंगल्स डाल दिया। 0 पाई बाय, ऑसिलेशन चैप्टर याद है, ग्राफ बनाए थे अपन ने, बस उसी तरह से बनाना है। 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, और फिर उसका ग्राफ भी प्लॉट करूंगा मैं। मान लो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और यहां पे ओमेगा टी है। ये हो गया 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और ये ट्वाइस पाई, है ना। अब देखो यहां पे तुम क्या करो, ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो यहां पे, तो साइन 0 क्या होता? 0। पूरा ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। ओमेगा टी की वैल्यू तुम डालो पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता? 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस E0। ओमेगा टी की वैल्यू डालो पाई, साइन पाई होता है 0, तो फिर से ये हो जाएगा 0। अब यहां डालो 3 पाई बाय 2, तो ये होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस E0 और ये हो जाएगा वापस से 0, साइन 2 पाई क्योंकि 0 होता है। अब यहां पे मैं इसकी लिमिट्स डालूंगा, प्लस E0 माइनस E0, है ना। चलो करो, जब 0 पे क्या आया था? 0। पाई बाय 2 पे क्या आया था? प्लस E0। पाई पे क्या आया था? 0। 3 पाई बाय 2 पे क्या आया था? माइनस E0 और ये क्या आया था? 0। अब इस पॉइंट को जोड़ो तो यहां पर इस तरह से ग्राफ बनता है। ये बताता है कि इस सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है वो कैसा पैदा होता है ना। मान लो कि ये वायर का एक हिस्सा था, वायर का ये दूसरा हिस्सा था, है ना। थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, देखो ना, और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। देखो जब 0 से पाई पे गए आप, 0 से पाई, देखो इधर ये कॉइल ऐसा है, ये एरिया वेक्टर ऐसा है ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है ना। चलो ठीक है, अब एंगल कितना है? 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऐसा घुमा रहा हूं, देखो गौर से, ये ऐसा घुमाया मैंने यूं 180 डिग्री। तो क्या हुआ, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा था और ये वाला हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल। मगर देखो जब मैं ये ऐसा था तो ये हिस्सा पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा था, मगर वोल्टेज क्या था? 0 वोल्ट। मान लो मैक्सिमम 10 वोल्ट तक पहुंचने वाला था। जैसे 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 मैं घुमा रहा हूँ यहाँ वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, और जब ये इस पोजीशन पर है एकदम बेहतरीन सबसे ज़्यादा प्लस 10 वोल्ट, और जब ये ऐसा घूमकर वापस आ गया तो वापस से कम होते गया, और जब ये ऐसा आ गया तो 0 वोल्ट हो गया। अभी आधा ही राउंड मारा उसने, पूरा राउंड मारा गया, आधा ही मारा। अब आगे जब बढ़ेगा तो खेल बदल जाएगा, अब ये पॉजिटिव नहीं, अब ये निगेटिव बन जाएगा, और इधर वाला क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और फिर से अब वो देखो ये वोल्टेज बढ़ रहा एकदम, ये एकदम प्लस 10 वोल्ट, और बाद में जब ये ऐसा करेंगे तो वापस जब अपनी पुरानी जगह पे आ गया तो कितना हो गया? 0 हो गया।
है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अपने नेचर को क्या कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है। इसीलिए इस तरह से जो जनरेट हुआ है ईएमएफ, इसे कहा जाता है आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ। आपको आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो इसी तरह से मिल रही है। आपका मेन फंक्शन है कॉइल को घुमाना। आप कॉइल को घुमाओ, बस किसी भी तरह घुमाओ, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए नजर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में। घुमाओ, आप जब बाइक को घुमाते हैं ऐसा बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, आपके चक्के घूमते हैं। तो अभी तो बैटरी ओवररेटेड आ गया, मगर पुराने इसमें जब देखें, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती थी तो हेडलाइट की रोशनी बढ़ती थी, तो क्या होता था, आपके चक्कों से अटैच रहता था एक कॉइल, और वो कॉइल तेज़ी से ज़्यादा घूमता था चक्कों से, और उसको पावर मिलती थी और वो लाइट को जलाता था। हमारे जो हाइड्रल पावर प्लांट होता है, क्या होता है, ये ऐसी एक टरबाइन होता है, उसमें पानी गिरता है, वो पंखों को गोल घुमाता है, और वो पंखे कनेक्टेड होते हैं कॉइल से, वो कॉइल को गोल घुमाते हैं और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होते हैं। पारस में जो पावर प्लांट है वहाँ क्या किया जाता, कोयलों को जला जाता, उसमें से भाप जो निकलती, वो भाप से टरबाइन को घुमाया जाता। विंड मिल जो बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक पंखा रहता बड़ा सा, वो हवा से गोल गोल घूमता, और वो हवा से गोल गोल घूमता तो कॉइल भी गोल गोल घूमता और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है ना। इस बारे में और जो डिटेल में बातें कल कर लेंगे अपन। चलो, ये चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट हुआ।